नमस्कार। मैं दीपक कुमार यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारी जो 10th की हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना, उसका ये लेक्चर नंबर 1 है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आपको इस चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए कि किस लिए ये भूमंडलीकृत होता क्या है सबसे पहले तो, और फिर इसका बनना। ठीक है, विश्व का बनना। भूमंडलीकृत, जिसको इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, मतलब ऐसी एक संरचना बनना जिसके बारे में पूरा जो विश्व है उसको एक दृष्टिकोण या एक परिवार की नज़र से देखा जा सकता है, और जिसके अंदर वस्तुओं, मानव, इंसान के बीच में जो आदान प्रदान है वो एक फैमिली की तरह माना जा सकता है। यानी कि एक ऐसी भूमंडलीकृत विश्व संरचना के तहत आपसी व्यापारिक स्तर के रूप में, लोगों के आवागमन के रूप में एक देश से दूसरे देश में, जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो फैमिली रिलेशन होता है वो कहीं ना कहीं हमारा आना जाना, उनका रिलेशन, कल्चर एक माना जा सकता है, क्योंकि हमारे कोई भी कार्य प्रणाली होती है, कोई दुख दर्द, कोई शादी समारोह, तो हम आवागमन है वो करते हैं। इवन कि उनकी सहायता भी करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे देश के एक दूसरे पारिवारिक रिलेशन के अंतर्गत। तो ठीक इसी तरीके से ही भूमंडलीकृत विश्व के तहत हम क्या देखते हैं कि पूरा का पूरा जो विश्व है, विश्व के देशों के अंदर उनका आवागमन है, चाहे आना जाना है, चाहे उनका कल्चर है, संस्कृति है, व्यापार है, टेक्नोलॉजी का प्रायोगिक स्तर है, वो इस तरीके से प्रायोगिक सुगम बनाया जाता है, उनको आसान बनाया जाता है, ताकि पूरा जो उसका समुदाय है उसका प्रयोग है वो कर सके। तो ये सारा सिस्टम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। यानी कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि किसी न किसी फैमिली मेम्बर का कोई न कोई व्यक्ति, पर्सन, बेटा, बहू, भाई है जो वो पूरा दूसरे देश में या विश्व के किसी हिस्से के अंदर जॉब या नौकरी या कुछ बिजनेस अपना कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी किस तरीके से सुगम बना, क्या उसको किसी भी व्यक्ति, पर्सन को आज हम पूरे दूसरे देश के अंदर जाते हैं, उससे वहाँ व्यापार करते हैं या कुछ भी ऐसा कुछ चीज़ें करते हैं, क्या ये आसानी से सुगम बन जाता है? नहीं, इसके लिए काफ़ी लंबी परंपरा चली होगी, काफ़ी पूरा ऐतिहासिक स्तर रहा होगा, जिसकी वजह से ही आज इस लेवल के ऊपर इस प्रणाली को अपनाया जा सकता है कि हम बिना किसी आबाद पूर्ति के हम किसी भी देश के अंदर जा सकते हैं, व्यापारिक शुरू कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, घूम सकते हैं, रह सकते हैं, मिलकर आ सकते हैं, अपना मेडिकल फैसिलिटी ले सकते हैं अगर आपको जानी है तो सारी की सारी जो परंपरा बनी थी वो किन वजहों, किस तरीके से, किस प्रणाली के तहत अपनाई गई थी। पूरा ये जो विश्व बना है, आज हम विश्व के किसी के हिस्से के अंदर हम जा सकते हैं, इवन के हमारा जो बात कर सकते हैं, हमारा किसी भी देश के कोने के अंदर अगर हमारा कोई व्यक्ति, पर्सन रह रहा है तो हम उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, हम उनसे जा सकते हैं, मिल सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। तो ये सारे की सारा चेंजिंग हुआ कैसे? ठीक है, यानी कि किस तरीके से इस स्तर के ऊपर इस प्रणाली को, पूरे विश्व को देखा जा सकता है। पूरा विश्व आज एकजुट है। आज जैसे कोरोना महामारी चली हुई है, कोई भी सभी जो विश्व के जो देश आपस के अंदर अपनी टेलीपैथी माध्यम के द्वारा या वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा अपना जो व्यापारिक स्तर हो, चाहे अपनी मीटिंग्स हो, वो कर रहे हैं। तो पूरा विश्व एक है ना। आज ये मुश्किल चीज़ नहीं है कि हम आजकल एक दिन पहले प्लान करेंगे, दूसरे दिन हम किसी दूसरे देश के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, अपना पासपोर्ट लो, वीज़ा लो और अपना चलो भाई। ठीक है, तो ये सारी प्रणालियाँ वो किस तरीके से अपनाई जाती है, जो आज पूरा विश्व है एक पूरा परिवार की तरह बना हुआ है। तो ये प्रणाली आई कैसे, किस तरीके से जो पूरा संसार है, विश्व है, इसकी टेक्नोलॉजी, व्यापारिक स्तर के बारे में आना, आवागमन है, व्यापार है, कोविड-19 जो महामारी बनी हुई है,
बीमारियों के बीच में आज साइंटिस्ट जितने भी रिसर्च कर रहे हैं उनका जो रिजल्ट है वो बता रहे हैं। जिस देश ने भी अगर रिसर्च करने के बाद कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो बना ली तो आई थिंक हाथों हाथ दूसरे देशों के द्वारा इनका पता चल जाता है। आज 1 सेकंड के अंदर, अब जैसे टीवी या मीडिया के थ्रू और आजकल के खास करके इंटरनेट के थ्रू, अगर 1 सेकंड या 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर हम पूरे विश्व के अंदर कोई भी न्यूज़ है या उनकी घटनाक्रम वो देख सकते हैं। तो ये सारी प्रणाली आई कैसे, पूरा विश्व इस तरीके से बना कैसे, किस तरीके से हम एक देश एक समाज से ना तटस्थ रहते हुए आज पूरे देश के साथ कनेक्टिंग है वो रह सकते हैं, पूरे विश्व के साथ पूरे विश्व के साथ हम कनेक्टिंग है वो रह सकते हैं, संपर्क बनाए रख सकते हैं। तो ये सारा का सारा ढांचागत जो सिस्टम है वो किस तरीके से अपनाया गया, किस तरीके से आज इस लेवल पे हम पहुंच गए कि पूरा का पूरा विश्व के अंदर हम अपनी कोई भी कार्य है वो कुछ मिनटों के अंदर हम कर सकते हैं। तो इसी के अंतर्गत इस चैप्टर को दिया गया बच्चों, और यानी कि भूमंडलीगत विश्व का करना, पूरा का पूरा विश्व है वो किस तरीके से आज भूमंडल का एक अभिन्न परिवार है वो बना हुआ है, इसी के अंतर्गत हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने का मतलब ये है कि बच्चों हम इसको आधुनिक युग से पहले की अगर ये बात की जाती है, यानी कि 18वीं शताब्दी के बाद की अगर बात की जाती है 19वीं शताब्दी की, तो इसके बाद के समय काल से अगर पहले की तुलना करते हैं तो उसके बारे में कुछ दिया गया और उसके बारे में कुछ हालात, उनकी परिस्थितियों के बारे में बताया गया। उन सभी का वर्णन करते हुए आज की परिस्थितियों के संदर्भ में इसको समझ सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आमतौर पर वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले 50 सालों में ही हमारे समझ में आई है। लेकिन जैसा कि आप इस अध्याय में देखेंगे कि भूमंडलीगत विश्व को बनने की प्रक्रिया व्यापार का काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोगों का पूंजी तथा बहुत सारी चीज़ों का वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है। यानी कि जिस तरीके से हम विश्व के समाज को पिछले 50 सालों के तौर पर अगर देख कर समझ सकते हैं, उसके माध्यम के द्वारा इस प्रक्रिया को समझने और उस व्यापारिक स्तर पर लाने के लिए, चाहे वो व्यापार की हो, काम की तलाश से एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की हो, पूंजी और बहुत सारी चीज़ों का व्यापार जब हम करते हैं तो एक दूसरे देशों के साथ इसका जो आयात निर्यात है वो रहता है। तो इस सारी घटनाक्रम के बारे में जब देखा जाता है तो इसका एक ऐतिहासिक काल रहा है, जिस प्रक्रिया के माध्यम के द्वारा जिस तरीके से हम लोगों के साथ व्यापार प्रणाली को अपनाए जाते हैं, तो इन सभी का एक काफ़ी लंबा इतिहास है वो रहा है। आज जब हम अपने जीवन में वैश्विक अपने संपर्कों के बारे में सोचते हैं तो हमें उन युगों के बारे में जानना चाहिए जिसे गुजरते हुए हमारी यह दुनिया ऐसी बनी है, जिस प्रणाली के तहत इसको ढांचागत विषय वस्तु को बनाया गया है, इनके औद्योगिकरण को पूंजी एक व्यवस्थित रूप दिया गया है। उन सभी चीज़ों को समझने के लिए हम काफ़ी सारी चीज़ों से हमें इसको समझना है वो पड़ेगा। इतिहास के हम इस दौर में मानव समाज के एक दूसरे से ज़्यादा नज़दीक आते गए हैं। प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी, तीर्थयात्री ज्ञान अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए तथा उत्पीड़ित या यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर की जो यात्राएं पर जाती है वो रही हैं। अपनी यात्राओं में ये लोग तरह तरह की चीज़ें, पैसा, मूल्यवान मान्यताएं, हुनर, विचार, अभिव्यक्ति, आविष्कार, यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारी भी साथ लेकर चलते रहे हैं। अब जिस तरीके से ज़्यादा सामाजिक स्तर के अगर नज़दीक आने की अब जब आप बात करते हैं तो प्राचीन समय काल से ही जितने भी यात्री थे, व्यापारी थे, राजा थे, पुजारी थे, तीर्थयात्री थे, आध्यात्मिक गुरु थे, वो चाहे वो उत्पीड़न जो जीवन रहा हो, चाहे यातनापूर्ण जीवन रहा हो, चाहे वो कल्याणपूर्ण जीवन जीने के लिए अपनी जो यात्राएं हैं वो कष्टदायी या सुखदायी बनाने के लिए यात्राएं हैं वो करते रहे हैं। और जब इन यात्राओं के माध्यम से लोगों का आवागमन के माध्यम से जब आप बात करते हैं तो इनसे काफ़ी सारी अधिक मात्रा में चीज़ें, मूल्य, पैसा, उनके विचार, अभिव्यक्ति, आविष्कार हैं और इन सभी का आदान प्रदान है वो देखा जा सकता है। इवन कि आवागमन की वजह से ही आज कोरोना जो महामारी है वो कहते हैं कि इसका जो ओरिजिन है वो चाइना से, वुहान शहर से माना गया, तो उस कीटाणु और वायरस से भी साथ लेकर चलते रहे हैं। क्योंकि अगर इस हमें न्यूज़पेपर और एनालिस्ट है जो करने के बाद हम जिस तरीके से हमें पता चलता है कि ये वुहान शहर के अंदर चाइना में इसका वायरस का जो इन्वेंशन है वो बनाया गया बायोलॉजिकल लैब के माध्यम से, भी कुछ एनालिस्ट ये भी कहते हैं। लेकिन चलो जो भी तथ्य रहा हो, लेकिन इन बीमारियों का जो आवागमन की वजह से ही हमारा ये यहाँ तक पहुँचा ना चाइना में,
वरना कितनी दूर चाइना, और चाइना क्यों, चाइना से हिंदुस्तान क्यों, पूरे विश्व के अंदर आज ये फैला हुआ है। 200 से 215-17 देश, विश्व के 200 से 250 के करीब ऐसे देश हैं, 217 बदन 215 217 के आसपास है। उन देशों के अंदर कोरोना वायरस है वो पूरी तरह से फैला हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम कनेक्टेड रहे हैं एक देश से दूसरे देश। अगर मान लीजिए हम ये होता कि एक देश से दूसरे देश तक हम सीमित रहते तो हो सकता है, लेकिन आज तो पूरा विश्व ही भूमंडलीकृत बना हुआ, उसका एग्जाम्पल है वो माना जा सकता है। पूरे विश्व का एक देश में दूसरे देश में आवागमन है वो देखा जा सकता है। कोई भी ऐसा देश होता जिसका नागरिक दूसरे देश में ना तो जाता ना दूसरे देश का नागरिक, मान लीजिए हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी भी व्यापारिक स्तर की अगर बात की जाती है तो मान लीजिए भारत का कोई भी नागरिक ना तो बाहर जाता और ना बाहर से कोई नागरिक हमारे हिंदुस्तान में आता, तो क्या ये वायरस पॉसिबल था कि हमारे हिंदुस्तान में जो कोरोना वायरस है वो आ सकता था? लेकिन भूमंडलीकृत बना हुआ है आज हमारा विश्व है, या हम भूमंडलीकृत बने हुए हैं ताकि किसी न किसी कार्य प्रणाली के तहत किसी न किसी कार्य की वजह से ही, चाहे वो व्यापार रहा हो, आध्यात्मिक रहा हो, चाहे पॉलिटिकल रहा हो, चाहे कुछ भी इसका रीज़न रहा हो, स्टडी रहा हो, रिसर्च रही हो, घूमने फिरने के लिए रही हो, आप कोई भी रीज़न है वो मान सकते हैं, कोई भी कारण मान सकते हैं, कोई भी तथ्य मान सकते हैं जिसकी वजह से ही ये जो वायरस है वो चाइना या दूसरे देशों से हमारे देश के अंदर आया होगा। हमारे देश में तो ये विकसित हुआ नहीं है, तो इस तरीके से इनको है वो मान सकते हैं, कहीं ना कहीं इनको रिलेवेंट है वो मान सकते हैं। तो 3000 ईसा पूर्वी में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यताओं उस इलाके से जुड़ी हुई थी जिसे हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। 1000 साल से भी ज़्यादा समय से मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कोड़ियाँ, जिन्हें पैसा मुद्रा में इस्तेमाल किया जाता था, चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुँचती है वो रही हैं। तो जिस तरीके से व्यापारिक स्तर की अगर बात की जाती है तो लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास समुद्र में सिंधु घाटी समय काल के समय तक काफ़ी अधिक मात्रा में व्यापारिक स्तर है वो एक स्तर से दूसरे स्तर पर किया जाता था, चाहे वो एशिया, यूरोप और अन्य अफ्रीका के माध्यम के द्वारा वो आवागमन का, आयात निर्यात का कार्य वो किया जाता था। और काफ़ी सालों से ये सारा का सारा जो आवागमन है वो काफ़ी अधिक मात्रा में मालदीव के रास्ते से, समुद्र के रास्ते से, जिस तरीके से मुद्रा और पैसे का इस्तेमाल वो किया जाता था, वो सारी की सारी चीज़ें थी वो चीन और दक्षिण अफ्रीका तक पहुंचती और रहती थी, यानी कि प्राचीन समय की काल की अगर बात है वो की जाती है। बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुंचने का इतिहास भी 7वीं तक ढूंढा है वो जा सकता है। यानी कि ये जो बीमारी फैलाने का जो कार्य है वो अगर देखा जाता है वो प्राचीन समय काल से आधुनिक समय काल की देन है वो नहीं मानी जा सकती। ये प्राचीन समय काल के दौरान भी कीटाणु और विषाणु का जो आदान प्रदान है वो एक देश से दूसरे देश तक माना जा सकता है। 13वीं सदी के बाद तो इनके प्रचार प्रसार को साफ तौर पर देखा जा सकता है। जब इनका समय काल के बाद अगर देखा जाता है लगभग 13वीं शताब्दी के आसपास, तो इनका जो स्तर है काफ़ी अधिक मात्रा में जो प्रचार प्रसार है वो देखा जा सकता है। तो सबसे पहले आ जाता है इसमें रेशम मारा से जुड़ती हुई दुनिया। तो सबसे पहले जो लोगों का आवागमन है व्यापारिक स्तर के माध्यम के ही द्वारा पूरे विश्व का एक देश से दूसरे के साथ जो संबंध है वो देखा और समझा जा सकता है, जिसके अंदर लोगों ने या देशों ने व्यापार है वो शुरू किया था। तो इसमें सिल्क रूट या जो रेशम मार्ग है वो पूरे एशिया को यूरोप के साथ वो जोड़ती थी। इसका जो मुख्य जो कार्यकाल है वो माना जा सकता है या मुख्य जो संबंध है वो माना जा सकता है। क्योंकि शुरुआती दौर की जब बात की जाती है तो सबसे पहले अपनी वस्तुओं और चीज़ों को आदान प्रदान करने के लिए ही विश्व के देश जो एक देश से दूसरे देश के अंदर जो आपस में कनेक्टेड है वो हुए थे। तो इस तरीके से जो सबसे पहला जो भाग माना जा सकता है, पार्ट माना जा सकता है, जिसके द्वारा देशों का आवागमन शुरू हुआ था, वो हमारा व्यापारिक स्तर ही माना जा सकता है। आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर के देशों के भागों के बीच व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवित उदाहरण सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई वो देखता है। सिल्क मार्ग से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिमी को भेजे जाने वाले चीनी रेशम सिल्क का कितना महत्व था। यानी कि शुरुआती दौर के अंदर इनका जब प्राचीन काल से जब आधुनिक समय काल के जब इसका वर्णन किया जाता है तो व्यापारिक स्तर के माध्यम के द्वारा ही और या फिर सांस्कृतिक महत्व के लिए जो जीवित उदाहरण सबसे महत्वपूर्ण
माना जा सकता है वो सिल्क रूट क्या माना जा सकता है। और सिल्क रूट का मतलब ये है कि जब पश्चिम को जितने भी देशों को जो व्यापार करने के लिए लोग आवागमन का प्रयोग है वो कहते थे, तो इस रूट का जो सिल्क रूट का चीनी रेशम जो सिल्क का जो प्रयोग है सबसे महत्वपूर्ण है वो माना जा सकता है। इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है। जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। तो सिल्क रूट के जब बात की जाती है तो समुद्र और ज़मीनी मार्ग से लेकर जो इनका विश्व के साथ जो संबंध था वो एशिया का, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, यानी कि पूरे विश्व के साथ एशिया का जो संबंध माना जा सकता है वो सिल्क रूट के माध्यम के द्वारा देशों का संबंध है वो माना जा सकता है। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय से सामने आ चुके थे, लगभग 15 शताब्दी तक अस्तित्व में थे। इसी रास्ते से चीनी पाटरियाँ जाती थी और इसी रास्ते से भारत तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के कपड़े तथा मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुँचते थे। वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातु यूरोप से एशिया तक पहुँचती थी। तो ईसा पूर्व की जब समय काल से बात अब जब की जाती थी उस समय काल से लेकर और 15 शताब्दी तक जो ये सिल्क रूट है उसका अस्तित्व माना जा सकता है, यानी कि ईसा से जन्म से पहले से लेकर 15वीं शताब्दी तक। तो इस रास्ते से मुख्य तौर पर भारत और जो चीनी पाटरियाँ होती थी जिसमें व्यापारिक स्तर के माध्यम के द्वारा लोगों के द्वारा आवागमन है वो किया जाता था, उसको दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ जो मसालों का प्रयोग और यानी कि एशिया से यूरोप के अंदर मसालों और अन्य चीज़ों का जो प्रयोग है वो निर्यात के रूप में किया जाता था, और आयात के रूप में जो सोने चांदी जो जवाहरात थे वो एशिया से, यूरोप से एशिया के अंतर्गत पहुंचते थे। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थी। शुरुआती काल के ईसाई मिशनरी निश्चित ही इसी मार्ग से एशिया में आते थे। कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्मोपदेशक भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले। इससे भी बहुत पहले पूर्वी भारत में उपजा धार्मिक धर्म सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से भी कई दिशाओं में फैल चुका था। तो इसी रूट के माध्यम से व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए इन रास्तों का प्रयोग वो किया जाता था। जितने भी ईसाई मशीनरी होते थे, जो ईसाई धर्म का प्रसार करने वाले थे, वो इसी रास्ते से एशिया के अंदर आते थे। और बाद के समय काल के बाद जब 1000 ईस्वी के आसपास जब मुस्लिम जो तुर्क जो लोग हैं वो यानी कि इस्लाम धर्म का प्रसार करने वाले, वो इसी रास्ते के माध्यम से जो एशिया के अंदर हमारे भारत के अंदर है वो पहुँचे थे। और जो बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए मुख्य रूप से इसी विविधता का जो प्रयोग है वो किया जा सकता है। तो काफ़ी यात्राओं के रूप में और विविधताओं व्यापारिक दृष्टि के रूप में सिल्क मार्ग का जो प्रयोग है इसके माध्यम के द्वारा ही लोगों का आदान प्रदान है वो सुगम है बनाया जा सकता है। आगे आ जाता है कि भोजन की यात्रा, किस तरीके से भोजन की जो यात्रा थी वो आसपास के समय काल में रही होगी। हमारे खाद्य पदार्थ दूसरे देशों के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे तो जाने वाले नई फसलों के बीज वो आते थे। संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों के भी साझे स्रोत रहे होंगे। आइए सफ़ेद हिंदी तथा नूडल्स का उदाहरण ले। माना जाता है कि नूडल्स चीन में पश्चिम में पहुंचे और वहां उन्हीं के स्पेगेटी का जन्म हुआ। संभव है कि पास्ता तथा अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा, जो अब इटली का ही एक टापू है वो रहा था। तो मुख्य रूप से भोजन की यात्राओं के बारे में जब ये बात की जाती है तो जब व्यापारिक और मुसाफिर एक दूसरे देश में जाते थे तो वहाँ मोस्टली सीधी सी बात है, हम किसी भी दूसरे देश के अंदर जाते हैं तो कुछ खाने के लिए कुछ चीज़ों का प्रयोग है, वहाँ जो चीज़ें उनका प्रयोग है वो करते हैं। और तो इसी तरीके से जो कुछ चीज़ें हमें जो पसंद आ जाती है तो हम उनको या तो साथ लाने की कोशिश भी करते हैं। तो जितने व्यापारी या अन्य समुदाय के लोग जो आवागमन का प्रयोग करते थे तो वो भोजन से संबंधित कोई भी फसल या उसके जो बीज होते थे जिस देश के अंदर जाते थे तो वहाँ से वो ले आते थे। और इसी तरीके से ही दुनिया के देशों के अंदर जो स्पागेटी या जिसे नूडल्स का नाम दिया जाता है उसका उदाहरण है वो देखा जा सकता है। शुरुआती दौर के अंदर ये चीन से पश्चिम में पहुँचे थे और वहाँ जिस तरीके से इनका जो प्रयोगी स्तर हुआ था उसे स्पेगेटी कहा जाता है, यानी कि एक तरीके से मकरोनी का नाम है वो दिया जा सकता है। नूडल्स जिस तरीके से होता है
और पास्ता और अन्य यात्रियों के लिए 5वीं सदी के अंदर अंदर ये पहुंचता हुआ सिसिली और वहाँ का एक जो टापू है, जो एक इटली का एक टापू है, वहाँ इसका जो ओरिजिनल स्थान है वो माना जा सकता है। तो जिस तरीके से जिस जगह के ऊपर चीज़ों को अपनाने के बाद लोगों का प्रायोगिक स्तर शुरू हो जाता है, उसके माध्यम के द्वारा वहाँ उन चीज़ों का प्रयोग है वो किया जाता है। इसी तरह के आहार भारत और जापान में भी पाए जाते हैं, इसलिए हो सकता है कि हम कभी यह जान सकें कि उनका जन्म कैसे हुआ होगा। फिर भी इन अनुमानों के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दूसरे देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान चलता हो रहा होगा। अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमारी सब्जियां या अन्य खाद्य पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। जापान के अंदर भी इनका एग्जाम्पल है वो दिया जा सकता है, जिसमें काफ़ी अधिक मात्रा में जो खाद्यान्न उत्पादन का सबसे अच्छी तरीके से प्रयोग है वो किया जाता है। शाकाहारी खासकर उत्तर भारत को माना जाता है और यहाँ के जो मसाले हैं वो काफ़ी पूरे विश्व के अंदर महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। तो इन सभी का जो प्रोडक्शन कार्य है, इस खाद्य उत्पादन से संबंधित अन्य जो कार्य है, उनका जन्म किस तरीके से हुआ, ये काफ़ी अनुभवहीन रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो आधार है वो सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से ही रहा होगा, जिनके द्वारा दूसरे देशों या उनके दूसरे देशों देखने के बाद इन चीज़ों का जो विकास है भारत के अंदर जो जन्म है हुआ होगा। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीप में पहुंच गया था, जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाने लगा। यह अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और कैरिबीय द्वीप समूह से भी है। दरअसल बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासी तथा अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास है वो आए हैं। तो जिस तरीके खाद्य पदार्थों के बारे में हमने भारतीय खाद्य पदार्थों के सामग्री के बारे में देखते हैं, तो क्रिस्टोफर कोलंबस का सबसे जो महत्वपूर्ण नाम है वो लिया जा सकता है, जिन्होंने काफ़ी बाद में चलकर जो भारतीय समुदाय और इनकी जो खोज है वो की थी द्वीपों के माध्यम के द्वारा। तो इनके वहाँ काफ़ी अधिक मात्रा में जितने भी आलू, सोया, मूंगफली, टमाटर, शकरकंद है, इन सभी का जो प्रायोगिक स्तर है अमेरिका से होता हुआ कहीं ना कहीं उन चीज़ों का वहाँ इस्तेमाल होने की वजह से हमारे जो पूर्वज या निवासी थे अमेरिकन इंडियन, उन सभी के द्वारा भारत के अंदर इनका प्रयोग है वो हुआ होगा। कई बार नई फसलों के आने से जीवन में ज़मीन आसमान का फ़र्क कहा जाता है। साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की ज़िंदगी आमूल रूप से बदल गई थी। यानी कि मुख्य फसली के रूप में जब बात की जाती है, काफ़ी सारी चीज़ों का प्रायोगिक स्तर होने पर काफ़ी लोगों की ज़िंदगी पर इस्तेमाल है या उनका जो फ़र्क है वो देखा जा सकता है, जिसके अंदर मुख्य जो इस्तेमाल है वो आलू के रूप में देखा जा सकता है। उनका भोजन बेहतर हो गया और उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी। आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत में चले गए थे। यानी कि जब लोगों का जिस तरीके से इसका इस्तेमाल वो किया जाता है, जिस तरीके हम देखते हैं कि खाद्य पदार्थों के अंदर आलू है वो सब हर फैमिली परिवार के अंदर, चाहे अमीर हो गरीब हो, इसका प्रयोग है वो किया जाता है। और ख़ास करके जब इस फसल के बारे में जब बात की जाती है थी, मुख्य रूप से आयरलैंड के बारे में, जब इसके फसल के बारे में जब बात की जाती है, लगभग 1840 के आसपास आयरलैंड के जब लोग थे वो काफ़ी इतने इनकी आदी हो चुके थे कि जब 1840 के दशक के अंदर बीमारी की वजह से आलू की फसल जो ख़राब हो गई थी, तो काफ़ी अधिक मात्रा में जो लोग हैं वो भूख के कंगार पर या मौत के कंगार पर चले गए थे। तो मुख्य वैसे भी प्याज आलू है वो गरीब की खाद्य पदार्थ वो माने जा सकते हैं, इजीली अवेलेबल होने वाले और सुगमता से इनका प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। अब आगे आ जाते हैं विजय, बीमारी और व्यापार। 16वीं शताब्दी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया था, तो वे पश्चिमी सागर को पार करते अमेरिका तक जहाँ पहुँचे थे, तो पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा था। जिस तरीके से 16वीं शताब्दी के अंदर यूरोप के काफ़ी जहाज़ के द्वारा एशिया की समुद्री तटों को खोज निकाला था और पश्चिम सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जहाँ पहुँचे थे, उनका जो आवागमन है अमेरिका से यूरोप से होते हुए यूरोप जहाज के या पानी के रास्ते या समुद्र के रास्ते से एशिया के साथ उनका इंटरकनेक्ट है वो हो गया था।
इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में पलता पुलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक तरह से दूसरी जगह आ जा रही थी। उससे पहले कि हिंद महासागर में पानी के रास्ते से व्यापारिक स्तर है, उनके माध्यम के द्वारा लोगों का आवागमन हो, चाहे शिक्षक के माध्यम से हो, ज्ञान के माध्यम से हो, आध्यात्मिक माध्यम से हो, लोगों का आवागमन है वो हो रहा था। भारतीय उपमहाद्वीप प्रभावों के रास्ते में एक अहम बिंदु था। पूर्वी नेटवर्क में इस इलाके का भारी महत्व था। यूरोपियों के दाखिलों से यह आवाज़ अभी और बढ़ने लगी तो इन प्रभावों का दिशा यूरोप की तरफ है वो मुड़ने लगा था। जिस तरीके से लोगों का आवागमन है वो हो रहा था, उसके माध्यम से एशिया और यूरोप के बीच में जो आवाजाही है वो सबसे अधिक मात्रा में बढ़ रही थी। अपने खोज से पहले लाखों सालों में अमेरिका का दुनिया में कोई संपर्क नहीं था, लेकिन 16वीं शताब्दी में उनकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलों व कृषि पदार्थ हर दिशा में जीवन का रूप बदलने लगे थे। जिस तरीके से अमेरिका जो 16वीं शताब्दी के आसपास जो टेक्नोलॉजी के माध्यम के द्वारा जो डेवलपमेंट है वो कर रहा था, खाद्य सामग्री के बारे में और अन्य सामग्री के बारे में, और ख़ास तरीके से भूमि के क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से उनका जो विकास था वो हो रहा था, उसके माध्यम से काफ़ी जो खनिज पदार्थ थे उनका जो रंग रूप और अन्य स्तर के माध्यम से लोगों के जो फसलें और अन्य रूप इसका जो प्रभाव है वो देखा जा सकता है। आज के पेरू और मेक्सिको में मौजूदा खानों से निकलने वाले कीमती धातुओं, खासतौर से चांदी ने यूरोप के संपदा को बढ़ाया और पश्चिम एशिया के साथ होने वाले उनके व्यापार की गति वो प्रदान की थी। तो सबसे महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों के रूप में शुरुआती दौर के अंदर पेरू और मेक्सिको का नाम लिया जा सकता है, जिसके अंदर 14वीं-15वीं शताब्दी में निकालने का कार्य वो किया जाता था। और आधुनिक कीमतें तैयार करने के बाद धातु और वस्तुओं को यूरोप की संपदा के रूप में उनको पश्चिम से एशिया की तरफ व्यापारिक स्तर करने के लिए भेजा जाता था। तो इसकी वजह से लोगों का आवागमन है वो काफ़ी अधिक मात्रा में लोगों का जो व्यापार है वो फलने फूलने लगा था। 17वीं सदी के आते आते पूरे यूरोप में दक्षिण अमेरिका के धन संपदा के बारे में तरह तरह से वो बढ़ने लगे थे। इन्हें किंवदंतियों की बदौलत वहाँ के लोग एक एल डोराडो को सोने का शहर मानने लगे थे और उनकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान वो शुरू कर दिए थे। तो 17वीं शताब्दी के जब दक्षिण अमेरिका की जब बात की जाती है तो वहाँ जो एक शहर है अल डोराडो, जिसे सोने का शहर भी कहा जाता है। जैसे आपको पता है कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर जितने भी खाने हैं वहाँ सबसे अधिक मात्रा में जो प्रोडक्शन या जो सोने और हीरे जवाहरात का जो मिलने का कार्य है या जो धातुएं वो सबसे अधिक मात्रा में मिलती है। तो उन खोजी अभियानों की वजह से ही उस शताब्दी के अंदर पुरानी मान्यताओं के अनुसार 17वीं शताब्दी के अंदर दक्षिण अफ्रीका अल डोराडो शहर को सोने का शहर माना जाता था, जिसमें व्यापारिक स्तर के माध्यम के द्वारा लोगों का स्तर है वो काफ़ी अधिक मात्रा में लोगों का आयात निर्यात है वो किया जाता था। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली स्पेनिश सेनाओं की विजयों का सिलसिला शुरू हो गया था। उन्होंने अमेरिका को अपना देश बनाना शुरू कर दिया था। जिस तरीके से लोगों की 16वीं शताब्दी के आसपास बात की जाती है तो पुर्तगाली और स्पेनिश जितनी भी सेनाएँ थी उन्होंने विजय अभियान शुरुआती दौर के अंदर शुरू है वो कर दिया था। यूरोपीय सेनाएं केवल अपने सैनिक ताकतों के दम पर नहीं जीती थी। स्पेनिश विजयों के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहाँ जा पहुँचे थे। लाखों साल से दुनिया में अलग था रहने के कारण अमेरिका के लोगों के सिर पर यूरोप से आने वाले व्यापारियों के बचने की रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। तो जिस तरीके से शुरुआती दौर के अंदर जब बात की जाती है सेनाओं के कौशल के बारे में, तो जो यूरोपीय सेनाएं थी वो अपने सैनिक कौशल और अपने दृढ़ संकल्प के माध्यम से ही जीतती थी। लेकिन जीतने की वजह से जिस तरीके से चेचक जैसा कीटाणु और विषाणु का जो आविष्कार है उनका जो इन्वेंशन है वो स्पेनिश सेनाओं के माध्यम के द्वारा किया गया था। तो सबसे हथियार के रूप में इनको पारंगत है वो माना गया था। जब जितने भी सैनिक सेवाओं और जो आध्यात्मिक गुरु और लोगों का आवागमन के माध्यम के द्वारा लोगों के शरीर से ये चेचक जैसे विषाणु का जो वायरस है वो फैल गया था। और वहाँ के लोगों के लिए जिस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता तो अमेरिका के लिए जो इम्यूनिटी सिस्टम था वो इतना कारगर साबित नहीं था कि वो इस बीमारी से वो बच सके। रोग प्रतिरोधक क्षमता उनके बीच में सबसे कम है वो पाई जाती थी। फलस्वरूप इन सब स्थानों पर चेचक बहुत मारक साबित हुई। एक बार तो संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जहाँ यूरोपीय लोग नहीं पहुँच पाते थे वहाँ के लोगों भी इसकी चपेट में आने लगे। इसने पूरे के पूरे समुदाय को ख़त्म कर डाला। इस तरह घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान होता चला गया। जिस तरीके से
इस वायरस को चेचक को बनाया गया, तो उसके माध्यम से जिन व्यक्तियों के बीच में रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर थी उनके ऊपर ये हथियार के रूप में कारगर है वो किया गया था। और इस महाद्वीप से, एक महाद्वीप से शुरू होते हुए पूरे महाद्वीप के अंदर फैलना वो शुरू होता गया था। और पूरा का पूरा जो समुदाय था, जो लोग थे, इस वायरस की वजह से ही लोगों के जो शिकार है वो होने शुरू हो गए थे। बंदूकों को तो खरीद कर या छीन कर हमलावरों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता था, पर चेचक जैसी बीमारियों के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हमलावरों के पास उनसे बचाव का तरीका भी नहीं था और उनके शरीर में कोई रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित है वो हो चुकी थी। अब जिस तरीके से इनका जो प्रयोग है वो किया जा सकता था हमलावरों के माध्यम के द्वारा, लोगों के द्वारा, वो काफ़ी कारगर साबित है वो हो रहा था। यानी कि बिना हमला किए इस बीमारी के माध्यम के द्वारा ही लोगों की अर्थव्यवस्था और उनके व्यापारिक स्तर को खराब किया जा सकता था। जैसे कि आज वर्तमान समय के अंदर कोविड, जो कोरोना वायरस की वजह से जो पूरा विश्व है वो चीन को इसका जिम्मेवार है वो माना जा सकता है। और पूरे काफ़ी विश्व का ये भी कहना है कि ये बायोलॉजिकल वेपन चीन की लैब में तैयार किया गया है और इसकी जांच जब होनी चाहिए। कई अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड देशों ने तो यहाँ इस पर आरोप भी पूरे पुख्ता तौर पर लगाए हैं और इसकी जांच करवाने के लिए इंटरनेशनल एक इंस्टीट्यूट का जो स्थापना करने के लिए उन्होंने दबाव बनाया, और जिसकी वजह से ही आज पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो धराशायी हो गई है। और क्योंकि सबसे प्रमुख कारण ये है कि जहाँ चीन के अंदर इसका जो रीज़न हुआ था, माना जाता है, मतलब एनालिस्ट कहते हैं कि जहाँ चाइना के अंदर ये कहा जाता है कि ये फैला था, सिर्फ वुहान शहर के अंदर, चाइना के वुहान शहर को छोड़कर चाइना के अन्य किसी पार्ट के अंदर इस वायरस के फैलने की कोई भी सिम्टम है वो दिखाई नहीं देते हैं। तो इस तरीके से चाइना अपने आप को डेवलपमेंट कर रहा है, चाइना की औद्योगिक इकाई है वो दिन दूनी रात प्रोग्रेसिव कर रही है और विश्व के अन्य देशों की इंडस्ट्री है वो फेल हो गई थी। तो इसे सोची समझी साजिश के तहत जो विश्व के देशों के द्वारा चाइना के द्वारा आरोप है वो लगाया जाता है। तो ठीक इसी तरीके ही चेचक का प्रयोग है वो दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था, उसकी सैनिक क्षमता, उसके व्यापारिक स्तर को कमज़ोर करने के लिए लोगों के द्वारा इसका प्रयोग है वो किया जाता था। 19वीं सदी तक यूरोप में गरीब और भूख का भी साम्राज्य था। शहरों में बेहिसाब भीड़ थी, बीमारियों का बोलबाला था, धार्मिक टकराव आम थे, धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था। इस वजह से हज़ारों लोगों यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे। 18वीं शताब्दी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलामों को काम में झोंक कर यूरोपीय बाज़ारों के लिए कपास और चीनी का प्रोडक्शन किया जाता था। तो जिस तरीके से ये भुखमरी का साम्राज्य यूरोप के अंदर हिस्सों के अंदर फैल रहा था, उसकी वजह से लोग यूरोप को छोड़कर अमेरिका के लोगों के अंदर अफगासी जो विस्थापित है वो हो रहे थे। तो जब अमेरिका में लोगों का विस्थापित होना शुरुआत हो रहा था, उसी की वजह से अमेरिका ने जो दास प्रथा थी उनकी शुरुआत अब हो गई थी, यानी कि गुलाम बनाकर उनको कामों के अंदर धकेला जाता था। यानी कि काम तो कम था और लोग काम करने वाले सबसे अधिक मात्रा में वहाँ पर उपस्थित थे। तो इसकी वजह से औने पौने दामों के अंदर लोगों को जो खरीद फरोख्त है वो की जाती थी। और कपास और चीनी का जो प्रोडक्शन कार्य था अमेरिका के अंदर करवाने के लिए दासों को लगाया जाता था। 18वीं शताब्दी का काफ़ी समय तक बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया में सबसे धनी देशों में गिना जाता था। एशिया व्यापार में भी उन्हें का दबदबा था, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 15वीं सदी में चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करने शुरू कर दिए थे और वह दुनिया में अलग थलग पड़ने लगा था। चीन को घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिंचने लगा। अब यूरोप ही विश्व का सबसे बड़ा व्यापारी केंद्र बन गया था। इनकी 18वीं शताब्दी बीत जाने की जब बात की जाती है तो भारत और चीन को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाने लगा था। लेकिन एशियाई व्यापार के रूप में जब जिस तरीके से व्यापारिक स्तर का जो प्रणाली थी शुरुआती दौर में काफ़ी दबदबा था, लेकिन शुरुआती दौर के अंदर क्या था कि 15वीं सदी के आसपास चीन और जिस तरीके से चीन ने तो व्यापारिक स्तर दूसरे देशों के साथ कम करना शुरू कर दिया था, और इसी तरीके से भारत का जो व्यापारिक स्तर है वो मुग़ल साम्राज्य और बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के हाथ में आने की वजह से भारत को जो व्यापारिक स्तर वो भी घटने लगा था। यानी कि एशिया से विश्व के अंदर व्यापारिक स्तर है वो चाइना और भारत का घट गया था, और उसकी भूमिका किसने ले ली थी? अमेरिका ने ले ली थी। यानी कि अमेरिका के पावरफुल होने का सबसे बड़ा रीज़न यही माना जा सकता है उसका व्यापार। जिस तरीके से 15वीं शताब्दी के बाद अमेरिका का व्यापारिक स्तर बढ़ता चला गया, अमेरिका अपने आप को डेवलपमेंट है
वो पूरे दूसरे देशों की तुलना में अपने आप को विकसित देश है वो मानने लग गया था। उसकी वजह से ही अमेरिका को पूरे विश्व की सेंटर पावर के रूप में स्थापित है वो किया जाता है। और ठीक इसी तरीके से अब सारे का सारा जो सेंटर पावर थी वो एशिया से खिसक यूरोप के अंदर चली गई थी, जिसमें सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? अमेरिका था। यानी कि व्यापारिक स्तर को सबसे विश्व के अंदर व्यापारिक स्तर के रूप में व्यापार का मुख्य केंद्र माना जा सकता है। जिस देश का व्यापार अधिक होगा वो देश दूसरे देशों की तुलना में जो शक्तिशाली की तादाद में सबसे अधिक मात्रा में उभरेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर। इसमें हमने कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ी और इसका जो बैकग्राउंड था व्यापारिक और शुरुआती दौर के बारे में, और किस तरीके से रेशम मार्ग के द्वारा और जो भारत खास करके एशिया का यूरोप के साथ जो संबंध है वो किस तरीके से कनेक्टेड है वो देखा जा सकता था। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर। आई होप, मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो है वो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और दिए गया जो इस वीडियो के माध्यम के द्वारा आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से मुझे मोटिवेट मिलता है और उसकी वजह से ही मुझे ये पता चलता रहता है कि आपको मेरा वीडियो कितना पसंद है वो आ रहा है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी विद दीपक को, तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक को सब्सक्राइब कर लें और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ साथ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसे शेयर करें और जितने भी आपके जो नॉन में बच्चे हैं उनसे मेरा चैनल है वो सब्सक्राइब करवाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।